दोस्तों, राधे राधे। सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आगोश में ले लूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मैंने मायके की दहलीज पर कदम रखे थे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर यह मेरी भूल थी। सामने तीन दीवारें दिखाई दे रही थीं। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होती? झगड़ा सिर्फ इस नीम के पेड़ को लेकर था या किसके हिस्से में हो, इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा, और उस जगह का भी। अंतिम बार मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने आई। देख तो लूं, आखिरी बार। नीम का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेलो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे। मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियरिंग इसलिए ड्रॉप किया था कि मझले भैया इंजीनियरिंग कर सकें, क्योंकि पापा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि दो दो बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकें। छोटा भाई प्रयाग सबका दुलारा था। अम्मा का वो लाडला था। लेकिन ना जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार पे पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांदकर कहाँ जाऊं? किसके घर पहले जाऊं? मैं नम आंखों से नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे नीतू, वहां क्या कर रही है तू? उनकी आवाज से मैं अपने प्रश्न व्यूह से बाहर आई, अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ, अंदर आओ। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। शैला, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिरपरिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज देते हुए बोले, नीतू, तुम चाय लोगी या कॉफी? भैया को चाय पसंद थी, इसलिए मैंने चाय बोल दिया। भाभी भी खुशी से बलैया लेते हुए बोली, बहुत अच्छा किया नीतू, तू आ गई। तुम्हें देखते ही भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रयाग के पास। सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से मुझे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। प्रयाग, माँ कहाँ गई? उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झल्लाते हुए बोला, नीतू, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेंगी। मगर माँ को यह नागवार लगा, उनके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे? घर, जमीन जायदाद सब तो बांट लिया, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं? घर की बात? प्रयाग बोल रहा था। उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात? मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीतू, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ शारदा होम चली गई हैं। क्या? माँ वृद्धाश्रम चली गई हैं? यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया?
हमने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फोन कभी लगता ही नहीं था। कई बार भाभी से पूछ भी चुकी थी, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके पास फोन नहीं रहता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया और कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरा 3 व्हीलर रुक गया। शारदा होम यानी वृद्धाश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ। मैं यही ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भरे। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में? अरे वृद्धाश्रम तो है नहीं ना, यह तो तेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धाश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन चुकी हैं। सब मेरा ख्याल रखती हैं। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। बचपन में हम शारदा मौसी के यहाँ जाते भी थे, इसलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से मैं माँ से विदा लेकर वहां से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठक ठक की आवाज से नींद खुली। तभी बड़ी तेजी से आवाज करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ कटा हुआ धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंखें भर आईं। रिश्तों में मन के भेद इतने ज्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित थे। मैंने सबसे विदा ली और वहां से निकल आई। सबने झोली भर भर कर मुझे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी ऐसी कौन सी लड़ाई थी जो मेरी समझ से परे थी। अगर किसी को थोड़ी जमीन ज्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी जमीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता, पर आज की सच्चाई मुझे खून के आंसू रुला रही थी। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।